हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एनिमे की इस दुनिया में। तो इसमें हम फुल टाइम मैजिस्टर के सीजन 8 के एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यू किंगसू और उसके समूह को गला काटने वाले सींग वाले दानव का सामना करना पड़ा, जो छिपकर हमला करने में सक्षम था। शॉर्टी ने प्रकाश जादू का उपयोग कर दानव को उजागर किया और यू किंगसू ने बिजली का प्रहार करके उसे घायल कर दिया। लिटिल फ्लेमबेले ने कब्र के कक्ष में एक आग का गोला फेंककर लाश जनरल को समाप्त कर दिया। अंत में उन्होंने भूतिया आवरण प्राप्त किया और मो फैन ने लाशों की भीड़ से बचने के लिए अपनी और अपने साथियों की शक्तियों का उपयोग किया, जिससे वे सुरक्षित निकल सके। मोफान और उसके साथियों ने मिलकर ज़ॉम्बियों के एक बड़े समूह को नष्ट किया, लेकिन जल्द ही उन्हें और भी तेज और खतरनाक ज़ॉम्बियों का सामना करना पड़ा। मोफान ने अपनी आग की ताकत से उन्हें खत्म किया और मुख्य समूह से जुड़ते हुए उन्होंने ज़ॉम्बियों का दबाव कम किया। फिर एक भयंकर लाश अधिकारी का हमला हुआ, जो एक शक्तिशाली कमांडर स्तर का प्राणी था और उसने सेना में आतंक मचा दिया। याओ नान और मोफान ने मिलकर इस लाश अधिकारी का सामना करने का निर्णय लिया। बाकी टीम ने इस साहसी कदम का समर्थन किया और लाशों से निपटने में जुट गए। अब आगे इस बीच मोफान की स्थिति असहज थी। वह पहले ही एक मुश्किल मिशन से लौट कर आया था और अभी तक ठीक से आराम भी नहीं कर पाया था कि याओ नान उसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र में खींच लाया। वह बेहद डर और असंतोष में था, लेकिन याओ नान ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। मो फान ने गुस्से में शाप देते हुए कहा कि अगर वह मरे हुए में बदल जाएगा तो याओ नान के सभी बॉयफ्रेंड से बदला लेगा। याओ नान इस पर हंसते हुए जवाब दिया कि वह चाहे जो भी हो, उसका यौन आकर्षण सामान्य है। मोफान याओ नान की योजना से थोड़ा नाराज और असहज महसूस कर रहा था, लेकिन याओ नान ने उसे अपनी पूरी ताकत दिखाने का मौका देने के लिए बाकी टीम से अलग कर दिया। याओ नान ने उससे कहा कि वह लाश जनरलों का ध्यान भटकाएगा, जबकि वह खुद कमांडर स्तर के लाश अधिकारी का सामना करेगा। याओ नान के ऐसा कहते ही उसने मोफान को हवा में उठाकर एक ऊंचे टीले पर फेंक दिया, जहां लाशें भरी हुई थीं। मोफान के पास अब कोई विकल्प नहीं था। वह खुद को इन खतरनाक लाशों से घिरा पाकर सच में चिंतित हो गया और तुरंत स्थिति को संभालने के लिए अपने बुलाए गए दो प्राणियों, स्विफ्ट स्टार वुल्फ और लिटिल फ्लेम बेले, को बाहर बुलाया। स्विफ्ट स्टार वुल्फ को उसने निर्देश दिया कि वह पास के लाश जनरल का मुकाबला करे और उसे टीले के नीचे ले जाए, जहां कम से कम बाकी ज़ॉम्बी उन पर हमला नहीं कर पाएंगे। वहीं मोफान ने लिटिल फ्लेमबेले को अपनी सुरक्षा के लिए आग की एक बड़ी दीवार बनाने का आदेश दिया, ताकि वह ज़ॉम्बी के समूह को अपनी ओर आने से रोक सके। आग की दीवार उनके चारों ओर फैल गई और वहां से आने वाले ज़ॉम्बी को जलाकर रख देने लगी। आग जितनी अधिक भड़कती, उतना ही मोफान को उन लाश जनरलों से निपटने के लिए एक सुरक्षित जगह मिलती। छोटी सी फ्लेम बेले, जो अपने अंदर अनंत आग की आपूर्ति रखती थी, ने अपनी शक्ति का उपयोग करके मोफान के चारों ओर आग की एक विशाल दीवार बना दी। आग की लपटें पहले धीमी थीं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वे तेज होती गईं और पूरा इलाका आग से भर गया। यह एक शानदार आग का कालीन बन गया, जो मानो एक अग्नि अनुष्ठान जैसा लग रहा था। हालांकि ज़ॉम्बी ने इस आग की दीवार को ज्यादा नहीं माना और वे मोफान पर हमला करने लगे, लेकिन मोफान ने अपनी तेज सोच और जादू का इस्तेमाल किया। एक फुर्तीला ज़ॉम्बी मोफान के करीब आया और हवा में कूदते हुए उसे पंजों से हमला करने की कोशिश की, लेकिन मोफान ने बिजली के झटके से उसे मारा। बिजली ने ज़ॉम्बी को जला दिया और उसके शरीर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ज़ॉम्बी को लात मारकर मोफान ने उसे आग के कालीन पर फेंक दिया, जिससे वह आग में जलने लगा। आग की लपटें पहले सिर्फ कुछ इंच लंबी थीं, लेकिन अब वे आधे मीटर तक ऊंची हो गईं और ज़ॉम्बी के शरीर को पूरी तरह से निगलने लगीं। इस दौरान लिटिल फ्लेमबेले ने ज़ॉम्बी के आत्मा अवशेष को अवशोषित कर लिया, जिससे मोफान को और ताकत मिली। अगले ही क्षण मोफान ने देखा कि दो और ज़ॉम्बी आग के कालीन पर चल रहे थे, लेकिन उन्हें आग का कोई असर नहीं हो रहा था। मोफान ने महसूस किया
कि मरे हुए लोग दर्द महसूस नहीं करते और उनकी हरकतें बहुत साधारण होती हैं, जैसे वे मशीन की तरह काम करते हैं। यही कारण था कि मोफान ने एक नई योजना बनाई और उनसे निपटने के लिए आग के कालीन का फायदा उठाया। मोफैन अपनी अग्नि शक्ति का उपयोग करके लगातार जॉम्बीज को नष्ट कर रहा है। वह अपने हाथों से आग के गोले बनाकर उन्हें जॉम्बीज पर फेंकता है, जिससे चारों ओर आग का कालीन बन जाता है। ये लपटें 2 मीटर ऊंची दीवारों में बदल जाती हैं, जो मोफैन के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती हैं। जब कोई जॉम्बी उन लपटों के करीब आती है तो वह आग में जलकर राख हो जाती है। लिटिल फ्लेम बेले, एक छोटी सी आग की परी, मोफैन के चारों ओर उड़ती रहती है और आग की लपटों को बढ़ाने में मदद करती है। इस तरह मोफैन अपने चारों ओर आग की दीवार बनाकर जॉम्बीज के हमलों से खुद को सुरक्षित रखता है। जब मोफैन देखता है कि जॉम्बीज की संख्या बहुत अधिक हो रही है, तो वह अपने शक्तिशाली मंत्र फियरी फिस्ट 9 हॉल का उपयोग करने का विचार करता है। यह मंत्र आग के स्तंभ बनाता है, जो तुरंत एक बड़ी संख्या में जॉम्बीज को नष्ट कर देता है और उसकी अग्नि सुरक्षा को और मजबूत करता है। कहानी में बताया गया है कि जैसे जैसे अधिक जॉम्बीज जलते हुए जंगल में प्रवेश करते हैं, वैसे वैसे वहां आग की लपटें बढ़ती जाती हैं। जलते हुए जॉम्बीज की आत्माएं हरे रंग के छोटे जुगनू की तरह मोफैन की ओर उड़ने लगती है। ये आत्माएं मोफैन के लिटिल लोच पेंडेंट द्वारा परिष्कृत की जा रही हैं। मोफैन को उम्मीद है कि वह रात के अंत तक 10 सोल एसेंस इकट्ठा कर लेगा, जिससे वह अपनी रहस्यमयी कला में महारत हासिल कर सके। मोफैन सोचता है कि वह कितने भाग्यशाली हैं कि उसके पास लिटिल फ्लेम बेले की कैलामिटी फायर है, जो उसे जॉम्बीज के इस बड़े समूह के सामने टिके रहने में मदद कर रही है। मोफैन, जो लगातार जॉम्बियों का सामना कर रहा था, आत्मासार इकट्ठा करने में व्यस्त था। उसने देखा कि उसने ढेर सारी लाशें मार डाली हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसे आत्मासार प्राप्त हो रहे थे। आत्मासार को पेंडेंट में समाहित देखकर उसे महसूस हुआ जैसे अनगिनत सोने के सिक्के उसकी ओर तैर रहे हैं। ये मोफैन के लिए बेहद खुशी की बात थी, क्योंकि इसने उसके 40वें स्टार को मजबूत कर दिया था। अब वह अंतिम स्तर तक पहुंचने से केवल 5 स्टार दूर था और यह सोचकर वह बेहद उत्साहित था। मोफैन ने अपनी चौथी श्रेणी की उग्र मुट्ठी को लिटिल फ्लेम बेले के प्रभाव के साथ मिलाकर और भी ताकतवर बना लिया था। उसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि एक ही मुक्के से वह सब कुछ तबाह कर सकता था। उसे याद आया कि जब वह पहले कमांडर लू नियान से भिड़ा था, तो उसकी टीम की जान म्यू निंगक्सू के शक्तिशाली आइस क्रिस्टल धनुष के कारण बची थी। अगर उस समय उसके स्टार और मजबूत होते तो वह उन्नत जादूगरों के खिलाफ भी मुकाबला कर सकता था। लेकिन तभी मोफैन की खुशियों में खलल डालते हुए अचानक एक नीले झर में लिपटा प्राणी, जो कि एक विष ट्यूमर लाश जनरल था, बहुत तेजी से जीप की तरह उससे आ टकराया। इसकी गति इतनी अधिक थी कि मोफैन के अग्नि अवरोध भी इसे रोक नहीं सके। मोफैन को समझ में आ गया कि अब उसे गंभीरता से लड़ना पड़ेगा। उसने लिटिल फ्लेम बेले को आदेश दिया कि वह जहरीली लाश के खिलाफ और भी अधिक अग्नि शक्ति का इस्तेमाल करे। मोफैन ने अपनी रक्षा के लिए एक रक्तलाल चमक को कवच की तरह अपने पैरों पर समेट लिया और हवा में उछलकर प्राणी के हमले से बच निकला। वह लगभग 5 मीटर ऊपर कूद गया था और इस बीच जहर ट्यूमर लाश जनरल उसके नीचे से गुजर गया। इसके बाद उसने अपनी काली छाया की जादुई शक्ति का उपयोग करके उस प्राणी पर हमला किया। उसकी उंगलियों के बीच काली छाया उभर आई, जिससे 2 शैडो स्पाइक्स निकलकर जहर ट्यूमर लाश जनरल की कमर में घुस गए। बड़ा शैडो स्पाइक एक पतली तलवार की तरह था, जिसने प्राणी को हवा में उठा दिया, जबकि दूसरा छोटा स्पाइक शैडो चेन में बदलकर उसकी आत्मा पर ताला लगा दिया। मोफैन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुमने मुझसे टकराने की हिम्मत की, अब भुगतो। उसने जहर ट्यूमर लाश जनरल को पूरी तरह इमोबिलाइज कर दिया था। अब वह अपनी बिजली की शक्ति का उपयोग करके इसे मारने वाला था, लेकिन तभी अचानक उसके पीछे से एक तीखी चीख सुनाई दी, जिसने उसे चौंका दिया। मोफैन को समझ में नहीं आ रहा था कि यह चीख कहां से आई थी और वह तुरंत मुड़कर देखने लगा।
यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी, क्योंकि उसके सामने न सिर्फ एक जहरीला दुश्मन था, बल्कि अब कोई और भी खतरा मंडरा रहा था। अब उसे जल्दी से इस परिस्थिति से निपटना था, ताकि वह आगे के हमलों के लिए तैयार रह सके। मो फैन की लड़ाई उस समय और भी चुनौतीपूर्ण हो गई, जब उसने अपने चारों ओर जहर से भरे लाश जनरलों का सामना किया। उसने देखा कि हरे रंग के जहर की एक तेज धार उसकी ओर उच्च दबाव वाली पानी की बंदूक की तरह आ रही थी। यह जहर न केवल संक्षारक था, बल्कि इतना शक्तिशाली था कि किसी ईंट की दीवार को भी भेद सकता था। मो फैन को इस बात का एहसास हो गया कि उसे तत्काल सुरक्षा की जरूरत है, इसलिए उसने तुरंत अपनी डिपार्टिंग नेदर शील्ड को बुला लिया। हीरे के आकार की गहरे नीले रंग की यह शील्ड उसे सुरक्षा देने के लिए प्रकट हुई, लेकिन जब जहर उस पर गिरा तो ऐसा लगा जैसे उबलते हुए तेल में पानी की बूंदें गिर रही हों। यह शील्ड एक अनोखी धातु से बनी थी, जो साधारण हमलों को रोक सकती थी, लेकिन इस संक्षारक जहर के कारण शील्ड धीरे धीरे पिघलने लगी और मो फैन के लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया। जहर इतना खतरनाक था कि अगर यह किसी इंसान पर गिरता तो उसकी हड्डियां भी पिघल जाती। डिपार्टिंग नेदर शील्ड जल्दी ही नष्ट हो गई और मो फैन के पास उसका बैकस्टैब उपयोग करने का मौका भी नहीं बचा। उसे समझ में आ गया कि अब केवल शील्ड से काम नहीं चलेगा। उसने तुरंत ब्लैक स्नैक कवच को बुलाया, जो उसे अतिरिक्त सुरक्षा दे सकता था। उसने अपनी आत्मा के भीतर जादुई उपकरण की मुहर को सक्रिय किया, जिससे गहरे नीले सांप के तराजू मो फैन के चारों ओर कवच की तरह लिपट गए। इस कवच की चमक और ताकत ने उसे जहर और हमलों से बचाने में मदद की। मो फैन जानता था कि वह एक गंभीर स्थिति में है, क्योंकि उसके सामने 3 बेहद खतरनाक लाश जनरल थे। एक मजबूत कॉर्पस जनरल, यह प्राणी कार जैसी ताकतवर रफ्तार से दौड़ता था। अगर वह मो फैन को छू भी लेता तो उसकी हड्डियां चकनाचूर हो जाती। 2 झर उगलने वाला लाश जनरल, यह प्राणी बेहद घातक झर उगलता था, जो किसी भी मजबूत रक्षात्मक कवच को पिघला सकता था। डिपार्टिंग नेदर शील्ड भी इसके सामने टिक नहीं पाई। 3 अज्ञात लाश जनरल, यह अभी तक सामने नहीं आया था, लेकिन मो फैन को लगा कि यह बेहद चालाक है और उसे घात लगाकर हमला करने का इंतजार कर रहा है। मो फैन समझ गया कि सबसे बड़ा खतरा झर उगलने वाला लाश जनरल है, इसलिए उसने फैसला किया कि उसे सबसे पहले उसे ही खत्म करना होगा। यह प्राणी दूसरे जनरल की तुलना में कम ताकतवर दिख रहा था, इसलिए इसे मारना अपेक्षाकृत आसान हो सकता था। इसी बीच मो फैन ने सुना कि उसके पीछे से एक तेज गर्जना की आवाज आई। उसे एहसास हुआ कि मजबूत कॉर्पस जनरल, जिसे उसने अपनी विशालकाय छाया स्पाइक्स से बांध रखा था, अब आजाद हो चुका था। उसके चारों ओर फैली काली धुंध छंट चुकी थी और वह फिर से आक्रामक रूप से मो फैन की ओर बढ़ रहा था। मो फैन समझ गया कि क्रूर लाश जनरलों को उसकी छाया स्पाइक्स लंबे समय तक नहीं रोक सकती। यदि दुश्मन की शक्ति पर्याप्त हो तो वे इसे अपनी आभा से तितर बितर कर सकते हैं। अब मो फैन चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ था। वह अपनी पूरी रफ्तार से स्टार पैटर्न बना रहा था, ताकि वह जल्द से जल्द एक इंटरमीडिएट स्पेल कास्ट कर सके। एक जादूगर के लिए स्टार पैटर्न बनाना मानसिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य था। अगर उसने इसमें गलती की या जल्दबाजी दिखाई तो उसे फिर से शुरुआत करनी पड़ती। लेकिन इस समय उसे जल्दी करना था, ताकि वह अपने दुश्मनों पर इंटरमीडिएट स्पेल की तरह तेजी से हमला कर सके, जैसे वह बेसिक स्पेल कर रहा हो। काउंसिलमैन जूमेंग जैसे महान जादूगर केवल एक विचार से स्टार पैटर्न बना सकते हैं, लेकिन मो फैन को नेबुला बनाने के लिए कई सितारों को एक साथ जोड़ना सीखना है। यह उसे जादू को बहुत तेजी से तैयार करने में मदद करेगा। वह ध्यान लगाकर नेबुला बनाने की कोशिश करता है और एक ही विचार से 7 सितारे जोड़कर नेबुला बना लेता है। इसके बाद वह थंडरबोल्ट नाम का जादू इस्तेमाल करता है। बिजली की एक तेज किरण जहर वाले लाश जनरल पर गिरती है, जिससे उसे गंभीर चोट लगती है। फिर वह दूसरे लाश जनरल को एक बड़े पत्थर से मारता है, लेकिन वह जल्दी ही खड़ा हो जाता है और जोर से दहाड़ता है। अब लाश जनरल जहरीला रेत का तूफान छोड़ देता है, जो मो फैन के लिए खतरनाक है। मो फैन तुरंत पीछे हटता है और तेजी से
उस जहरीले तूफान से दूर भागता है। मो फैन जहरीली गैस से बचने की कोशिश करता है, लेकिन गैस इतनी तेज है कि ब्लड टैबी से भी तेज दौड़कर आगे नहीं निकल पाता। जब वह आग की दीवार के पास पहुंचता है तो काली जहरीली धुंध उसे घेर लेती है और आग को भी बुझा देती है। मो फैन जानता है कि यह गैस कितनी खतरनाक है और अगर इसे अंदर ले लिया जाए तो शरीर तेजी से सड़ने लगता है। तभी उसके ब्लैक स्नेक मैजिक आर्मर से नीले रंग की चमक निकलती है। यह कवच उस जहरीली गैस को सोखने लगता है, जिससे मो फैन को कोई नुकसान नहीं होता। उसे याद आता है कि यह कवच ब्लैक टोटेम स्नेक से बना है, जो किसी भी जहरीली चीज को सुरक्षित तरीके से सोख सकता है। इससे उसका कवच और भी ज्यादा चमकदार और मजबूत हो जाता है। अब आत्मविश्वास से भरकर मो फैन छोटी लौ बैले की शक्ति का उपयोग करता है और खुद को आग से ढक लेता है। वह उल्का पिंड मुट्ठी नाम मो फैन ने अपनी उल्का मुट्ठी से मजबूत कॉर्पस जनरल को मार गिराया, जो अब एक बड़े कोयले के टुकड़े में बदल चुका था। उसने सोचा कि शायद उसने इन प्राणियों की ताकत को ज्यादा आंका था या अपनी उल्का मुट्ठी की शक्ति को कम आंका था। मो फैन की योजना जहरीले कॉर्प्स जनरल को खत्म करने की थी, क्योंकि उसे वह सबसे कमजोर लगा था। हालांकि उसने पाया कि यह कॉर्प्स जनरल हैचेटलाश जनरल की तुलना में कमजोर था। इसका जहरीला हमला मो फैन के खिलाफ ज्यादा प्रभावी नहीं था और उसकी चौथी श्रेणी की फेरी मुट्ठी ने इसे आसानी से खत्म कर दिया। मजबूत कॉर्पस जनरल को मारने के बाद मो फैन ने सोचा कि अब उसे नजदीक जाने का कोई खतरा नहीं है। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने महसूस किया कि किसी ने उसके टखने को कसकर पकड़ लिया है। मो फैन ने नीचे देखा तो पाया कि दो काले लोहे के हाथ जमीन से निकलकर उसके टखने को जोर से पकड़ रहे थे। पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसके टखने को लगभग तोड़ दिया था। यह तीसरा कॉर्प्स जनरल था, जो अब तक जमीन के नीचे छिपा हुआ था और आग की दीवार से बच गया था। बिल खोदने वाला कॉर्प्स जनरल एक चालाक राक्षस था। सौभाग्य से मो फैन ने पहले ही ब्लैक स्नेक मैजिक आर्मर पहन रखा था, वरना उसके टखने के टुकड़े टुकड़े हो जाते। फिर मो फैन ने तुरंत बिजली का जादू किया। बिजली की चमक ने जमीन के भीतर धंसकर जनरल को झटका दिया। चौथी श्रेणी की बिजली की ताकत बहुत शक्तिशाली थी, जिससे जनरल कुछ देर के लिए लकवाग्रस्त हो गया और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। मो फैन ने आखिरी ताकत जुटाकर ब्लड टैबी का उपयोग किया और जमीन से बिल खोदने वाले कॉर्प्स जनरल को बाहर खींच लिया। लेकिन यह जनरल पूरी तरह से बाहर नहीं आया। वह आधा शरीर वाला प्राणी था, जिसकी लोहे जैसी मोटी भुजाएं बेहद ताकतवर थीं। हालांकि बिजली का प्रभाव जल्दी ही खत्म हो गया और जनरल फिर से मोफान पर हमला करने लगा। उसने अपनी लोहे की मुट्ठियों से हवा में लहरें पैदा कर दी। मो फैन की ब्लड टैबी की शक्ति खत्म हो चुकी थी और अब वह आग की लपटों के बीच में अपनी छाया की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। आखिरकार लाश जनरल की भारी मुट्ठी मो फैन की छाती पर जोर से लगी, जिससे वह 10 मीटर दूर जा गिरा। जमीन पर लुढ़कने के बाद मो फैन आग की दीवारों के बीच जा गिरा। उसे बहुत चोट लगी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मुंह से रेत थूकते हुए उसने अपने सीने को पकड़ा और धीरे धीरे खड़ा हो गया, आगे की लड़ाई के लिए तैयार हो गया। मो फैन ने ब्लैक स्नेक मैजिक आर्मर पहने हुए खुद को सुरक्षित महसूस किया, क्योंकि यह कवच एक ईश्वरीय रक्षात्मक कलाकृति थी। कॉर्पस जनरल जैसे ताकतवर दुश्मन भी इसे भेद नहीं सकते थे। हालांकि कवच केवल बाहरी हमलों से सुरक्षा प्रदान करता था। यदि प्रभाव की ताकत बहुत ज्यादा होती तो उसके अंगों पर इसका असर हो सकता था। मो फैन को लगा कि अब जवाबी हमला करने का सही समय आ गया है। वह तुरंत जादू करने के लिए तैयार हुआ, लेकिन तभी आसमान से जहरीली बारिश की बूंदें गिरने लगीं। यह देखकर मो फैन डर गया और खुद को बचाने के लिए तुरंत जमीन पर लुढ़कते हुए रेंगने लगा। हालांकि ब्लैक स्नेक मैजिक आर्मर जहर के खिलाफ प्रतिरक्षित था, परंतु यह जहरीली बारिश सिर्फ जहर नहीं थी, बल्कि एक संक्षारक तरल थी। इसका असर इतना खतरनाक था कि अगर किसी के शरीर पर गिर जाए तो वह उसका मांस पिघलाकर उसे काले तरल के पोखर में बदल सकती थी। यह संक्षारक बारिश इतनी भयानक थी कि अगर मो फैन इसकी चपेट में आ जाता तो उसके जीवित रहने की संभावना बेहद कम हो जाती।
मो फैन जानता था कि अब स्थिति और भी गंभीर हो गई है। उसे न केवल कॉर्पस जनरल और अन्य लाश जनरलों से लड़ना था, बल्कि इस जहरीली बारिश से भी खुद को बचाना था। उसे तुरंत अपनी रणनीति बदलनी पड़ी और पहले खुद को इस संक्षारक बारिश से बचाने के उपाय ढूंढने पड़े। याओ नान ने अपने जल पर्दा से खुद को सुरक्षित करते हुए एक मोटे, विकृत लाश अधिकारी पर नजर गड़ाई, जो कई बार बड़ा किया गया किसी व्यक्ति जैसा दिख रहा था। उसका शरीर इतना विशाल और मोटा था कि उसका मांस जमीन तक लटक रहा था। उसके अंगों की जगह तंतु निकले हुए थे, जो उसे स्वतंत्र रूप से हिलने डुलने में मदद कर रहे थे। लाश अधिकारी के कई काले तंबू याओ नान की ओर बढ़े, लेकिन जल पर्दा ने उन्हें रोक दिया। याओ नान ने निश्चिंत होकर फ्रोस्ट तारामंडल का निर्माण शुरू किया। यह उन्नत जादू की शक्ति थी, जिसमें तारों से बना एक संरचना उसके चारों ओर घूम रही थी। फिर याओ नान ने बर्फ से बंधा ताबूत का जादू किया। यह एक विशाल बर्फ का ताबूत था, जो आकाश से गिरता हुआ नीचे लाश अधिकारी पर आ गिरा। ताबूत के टुकड़े हवा में बिखरते ही एक ठंडी शक्ति चारों ओर फैल गई और जमीन भी जम गई। लाश अधिकारी का मोटा शरीर इस बर्फीले ताबूत में पूरी तरह कैद हो गया, जिससे वह बाहर नहीं निकल सका। बर्फ का ताबूत एक छोटे बर्फ के पहाड़ जैसा दिखता था और उसके अंदर लाश अधिकारी बर्फ में स्थायी रूप से बंद हो चुका था। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन ताबूत इतनी मजबूत बर्फ का बना था कि उसमें से बाहर निकलना नामुमकिन था। याओ नान ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि उसकी सोल ग्रेड आइस सीड, टीयर क्रिस्टल ने उसे इस मोटे लाश अधिकारी को खत्म करने में मदद की। उसने देखा कि उसका रक्तविष पहले ही लाश अधिकारी के अंदरूनी हिस्सों को नष्ट कर रहा था। अब बर्फ की ठंड से वह और भी तेजी से नष्ट हो जाएगा और इसका मृत क्रिस्टल भी खत्म हो जाएगा। याओ नान ने सोचा कि झर और बर्फ तत्व उसे लंबे समय तक लड़ाई में मदद करते हैं, लेकिन अगर वह डुजियाओ की तरह सुपर लेवल हासिल कर सके तो वह एक शक्तिशाली आग या बिजली तत्व को भी जागृत करना चाहेगा। इन तत्वों की मदद से वह इन राक्षसों से अधिक आसानी से लड़ सकता था। याओ नान जमे हुए लाश अधिकारी को देख रहा है, जो झर और ठंड की वजह से मर चुका है। उसने एक विशेष कंटेनर का उपयोग कर उस लाश अधिकारी की आत्मा का अवशेष निकाल लिया। याओ नान के पास पंख है, जिससे वह उड़कर अपने दुश्मनों का सामना कर सकता है। लाश अधिकारी की मृत्यु के बाद चारों ओर फैला रेतीला तूफान धीरे धीरे छंटने लगता है, जिससे सेना के लिए खतरा समाप्त हो जाता है। इसके बाद याओ नान मो फैन को ढूंढता है, जो एक जंगली जंगल के बीच में खड़ा है। मो फैन ने स्विफ्ट स्टार वुल्फ को बुलाया हुआ है, जो जॉम्बी से भरे एक मैदान में लड़ रहा है। स्विफ्ट स्टार वुल्फ को जहर लगे घावों से गहरी चोटें आई हैं, जो उसकी सेहत को तेजी से नुकसान पहुंचा रही हैं। याओ नान मो फैन को एक विशेष मारक दवा देता है, जिससे वुल्फ के जख्म जल्दी भरने लगते हैं। मो फैन याओ नान से पूछता है कि यह प्रभावशाली दवा कहां से खरीदी। तब याओ नान बताता है कि उसने इसे खुद बनाया है, क्योंकि वह एक जहर तत्व का जादूगर है। यहां मो फैन को आश्चर्य होता है, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने जहर तत्व के बारे में सुना। याओ नान उसे बताता है कि जहर तत्व दुर्लभ है, खासकर उनके देश में, लेकिन अन्य देशों में इसके जागृत होने की संभावना अधिक होती है। मो फैन, जो एक जादूगर है, ने अब तक केवल बुनियादी और मध्यवर्ती तत्वों का ही अनुभव किया है, जैसे कि आग और बर्फ। याओ नान उसे और भी तत्वों के बारे में बताता है, जैसे कि काला जादू, मरे हुए तत्व, अंतरिक्ष तत्व, ध्वनि तत्व और अराजकता तत्व। इन तत्वों का उपयोग उन्नत जादूगर करते हैं, जो अधिक खतरनाक और शक्तिशाली माने जाते हैं। याओ नान बताता है कि मरे हुए तत्व के जादूगर अक्सर खुद को छिपाकर रखते हैं, क्योंकि यह जादू संघ के नियमों का उल्लंघन कर सकता है। जादू की दुनिया में कई काले, सफेद और आयामी तत्व भी होते हैं, जिनसे केवल उन्नत स्तर पर पहुंचे जादूगर ही परिचित हो पाते हैं। इस बातचीत के बाद मो फैन को एहसास होता है कि जादू की दुनिया कितनी विशाल और रहस्यमयी है, और वह अभी तक इसके एक छोटे से हिस्से को ही समझ पाया है। जब उसने याओ नान से उन उन्नत तत्वों के बारे में सुना, जिन्हें वह उच्च स्तर पर जाकर जागृत कर सकता है, तो उसका उत्साह और भी बढ़ गया।
मोफान अब उन्नत स्तर पर पहुंच गया था और अपने दोहरे तत्वों अग्नि और छाया को पूरी तरह से विकसित करने की कोशिश में था। याओ नान ने उसे आत्मा अवशेष का इनाम दिया, जिसे मोफान ने अपने लिटिल लोच पेंडेंट में सुरक्षित रख लिया। उसने उम्मीद की थी कि आत्मा अवशेष की मदद से उसका अग्नि तत्व चौथे स्तर पर पहुंच जाएगा, लेकिन अभी भी वह 4 सोल एसेंस से दूर था। याओ नान ने मोफान से कहा कि उन्हें अब वापस जाना चाहिए, क्योंकि लाइट मैजिक रिपेलेंट फॉर्मेशन सक्रिय हो चुका था और दीवारों पर सुरक्षित जगह से स्थिति का जायजा लेना बेहतर होगा। याओ नान ने अपने पंखों से मोफान को उड़ाया और दीवारों की ओर ले गया। उन्होंने अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था और अब बाकी काम कमांडरों और हंटर मास्टर्स पर छोड़ दिया जाएगा। मोफान पिछली लड़ाई से थका हुआ था। उसके छाया तत्व को छोड़कर बाकी सभी तत्वों की ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। उसने राहत की सांस ली कि अब झू मेंग उसे योगदान न देने का आरोप नहीं लगा सकता था। हवा में उड़ते हुए मोफान ने नीचे फैली काली जमीन और उस पर बढ़ते हुए लाशों के जनरलों को देखा। वह हैरान था कि लाशों की संख्या कम होने के बजाय लाश जनरलों की संख्या बढ़ती जा रही थी। ये लाश जनरल अत्यंत शक्तिशाली और खतरनाक थे, जिनसे जादूगरों के लिए लड़ना बहुत मुश्किल था। मोफान ने आसमान से 10 से अधिक लाश जनरलों को सेना पर हमला करते हुए देखा और उनकी शक्ति को देखकर उसकी रूह कांप उठी। इसके अलावा घनी आबादी वाली लाशों की सेना के बीच कुछ विशाल प्राणी भी थे, जो किसी छोटी पहाड़ी के समान दिख रहे थे। उनकी दहाड़ें इतनी जोरदार थीं कि दूर दीवारों तक सुनाई दे रही थीं। जब भी वे जादू करते, आसमान हिल जाता और धरती दरकने लगती थी। इस दृश्य को देखकर मोफान को महसूस हुआ कि आगे की लड़ाई आसान नहीं होगी। दुश्मनों की शक्ति और संख्या उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। यह चुनौती न केवल उसकी क्षमता को परखने वाली थी, बल्कि उसे जादू के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने के अपने सपने को हासिल करने के लिए और भी संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसी के साथ सीजन 8 का यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट जल्द से जल्द मिल सके, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।